इंसान होमो सेपियन, होमो यानी बुद्धिमान, सेपियन यानी जिसे पीठ का मज्जा, पीठ की हड्डी होती है, ऐसा जानवर लगभग 20 लाख साल से। उनके 2-3 प्रकार थे। उनमें कम बुद्धि वाला जिंदा रहा, ज़्यादा बुद्धि वाले और ज़्यादा कद जिनकी थी वो नष्ट हो गए। लेकिन ये कम बुद्धि वाला जो है, आज उसे हम होमो सेपियन, बुद्धिमान इंसान कहते हैं। ये 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकल के धीरे धीरे दूसरे कॉन्टिनेंट में, खास करके पश्चिमी एशिया, फिर हम आज जिसे भारत कहते हैं वो, और उसके बाद दरिया किनारे से ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के ऊपर रशिया तक, और रशिया के पूर्व से अमेरिका तक। इस तरह से 45,000 साल पहले चले गए। 20,000 साल उनका प्रवास चला। इस प्रवास में वो जानवर मारते थे, फल मिलते थे वो खाते थे। धीरे धीरे उनको ये जानवर मार के और फल जो मिलते हैं, हंटिंग गैदरिंग, ये मुश्किल होने लगा। तो उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी, अनाज लाने की नई टेक्नोलॉजी बनाई, और ये सबसे पहले ईरान में हमारे समय के 11,000 साल पहले, यानी ईस्वी सन पूर्व 9,000, और अपने देश में 7,000 यीशु पूर्व 7,000 साल एक टेक्नोलॉजी आई। ये उसे हम खेती कहते हैं, खेती। तो किसान के लिए जो भी शब्द हो गए उसमें वो संस्कृत भाषा निर्माण होने के 4,000-5,000 साल पहले से है। इस खेती के इर्द गिर्द शरीर की हिलचाल, क्योंकि झुकना पड़ता है, जानवर मारने के लिए दौड़ना पड़ता है, लेकिन खेती करने के लिए झुकना पड़ता है। समाज की संरचना, गांवों की रचना, क्योंकि उसमें जो लेबर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब ये गांवों की रचना, शरीर की कैपेसिटीज, सोचने का तरीका, आकाश की तरफ देखने का तरीका, क्योंकि बादल आते हैं, नहीं तारे कौन से हैं, कौन सा तारा होगा तो बादल आएगा, बारिश गिरेगी, जिसे मैं अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजी, पूरे विश्व का दर्शन, धरती के साथ का संबंध, इंसान का दूसरे इंसान के साथ का संबंध, और सबसे बढ़कर तो कुदरत के साथ का, पेड़ों के साथ का, जो बीज के साथ का, हवा के साथ का, पर्यावरण के साथ का, ये सभी संबंधों को अगर एक शब्द में बोलना है तो उसे कृषि कह सकेंगे आज, जो शब्द हम समझते हैं। ये कृषि व्यवस्था, इसको फैसिस, जो हमारा और आकाश का संबंध भी मानते नहीं है, हमारा और पर्यावरण का संबंध नकारते हैं, इंसान के साथ का संबंध वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जिन्होंने संभाल के रखे थे 9,000 साल से, उनके ऊपर 3 कानून थोपे गए। जिसे हम बहुत जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में 3 एग्रीकल्चरल लॉज, ये शब्द इतने हमें ऐसे थीम है, लेकिन उसके पीछे पूरा विश्व दृष्टि, विश्व का संबंध। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, जिनका रोजाना आक्रोश करने का धंधा नहीं है, जंतर मंतर के पास ही जिनका शेविंग का किट रखा नहीं है, ऐसे लोग उठ के लाखों की संख्या में 1 साल से ज्यादा डट गए। एक तरह से शब्द बिना का संविधान बनाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने संविधान के शब्द नहीं रचे, लेकिन संविधान जैसी कोई हिलचल रची है। वारे सर से मैं, सुभाष वारे जी से मैं बात कर रहा था, और उन्होंने अभी हाल ही में इसके ऊपर बहुत सुंदर लिखा है।
उसमें शामिल थे। पूना में APMC में गए तो हम साथ में गए थे। शुरू कानून नया आया था, रिमेम्बर। मैंने उनको कहा कि आप संविधान के बारे में बोल रहे, तो ये एक संविधान के संबंधित ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बारे में आप बात करना चाहेंगे क्या? और खुशी है मुझे कि उन्होंने, वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति है, तो बहुत विनय के साथ उन्होंने लगभग शर्माते शर्माते मुझे कहा हाँ मैं बोलूँ। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप किसानों के बारे में और फिर संविधान उसके बारे में बोलेंगे तो हमें बहुत मदद होगी। धन्यवाद। सेवा दल के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर गणेश देवी जी, यहाँ पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित है, भरत लाटकर जी, सुरेश खैरनार जी, अतुल देशमुख, सेवा दल के सभी पदाधिकारी और अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी सेवा दल सैनिक। बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है, कोरोना के चलते मिल नहीं पा रहे थे, और वैसे भी सेवा दल के राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो आप सब साथी, संविधान को लेकर बात करना तय हुआ था, और पिछले लगभग 10 साल से मैं संविधान के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो संविधान का जनरल विषय जब होता है तो मेरे सामने सवाल होता है कि मैं क्या रखूँ और क्या छोड़ूं, और समय वैसे कम है, तो मैं तो धन्यवाद दूंगा देवी सर को कि उन्होंने एक स्पेसिफिक किसान आंदोलन को लेकर अगर आज कोई बात यहाँ होती है तो अच्छा होगा, ऐसा सुझाव उन्होंने रखा। और निश्चित रूप से संविधान का ही एक मसला है वो, तो एक उस विषय पर हम जरूर थोड़ी आज बात करेंगे। देखिए, हमारे आम जीवन में हम कई बार बहुत सारी नकारात्मक बातें कहते रहते हैं, और खास करके जो लोग एज अ कार्यकर्ता थोड़ी बहुत दिन काम करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, और फिर इस तरह की चर्चा करने में लगते हैं कि समाज नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी कोई निष्कर्ष को निकालते हैं और बहुत जल्दी कुछ नकारात्मक बातें कहना शुरू कर देते हैं। समाज जिनकी वजह से बदला, ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने ज्यादा बड़ी दिक्कतें थी, जितनी दिक्कतें आज हमारे सामने हैं, जितनी सारी बाधाएं आज हमारे सामने हैं, उससे कई बड़ी बाधाएं महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के सामने थी। लेकिन समाज अगर बदलना है हमें, तो समाज के साथ रहकर बहुत ही लंबी दौड़ की इनिंग खेलनी पड़ती है, और उस तरह की लंबे दौड़ की इनिंग खेले बिना हम बहुत सारी नकारात्मक बातें करना शुरू कर देते हैं कि कुछ नहीं होगा इस समाज का। लेकिन हमारे इर्द गिर्द पिछले कुछ दिनों इतनी सारी सकारात्मक बातें हो रही है, उसमें से एक किसान आंदोलन है, और उस किसान आंदोलन से पहले कोरोना अगर नहीं आता तो और एक बात हो जाती इस देश के अंदर कि जिस तरह से संघ राज्य सरकार को ये किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़े, उसी तरीके से जो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी, उन शाहीन बाग के महिलाओं की ताकत के चलते ये नागरिकत्व संशोधन कानून जो लाया था मोदी और शाह ने, उसे भी वापस लेना पड़ता अगर कोरोना नहीं आता और कोरोना के चलते न्यायालय में शाहीन बाग के उपक्रम पर पाबंदियां नहीं डाली होती, तो वो कानून भी वापस लेना पड़ता। खैर, वो लड़ाई तो और आगे शुरू होगी, लेकिन उन महिलाओं ने, शाहीन बाग की महिलाओं ने जो एक अनोखा उदाहरण इस देश के सामने रखा है, वो भी एक बहुत सकारात्मक बात है। और उसके बाद एक किसान आंदोलन, ये आसान नहीं था। लगभग 13 महीने इस तरीके के दिल्ली की धूप, छाव, बारिश और सर्दी का मौसम, आप में से जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं या दिल्ली कभी जाते हैं, तो वहाँ की गर्मी भी बहुत तपती धूप वाली होती है, वहाँ की सर्दी भी बिल्कुल गंभीर होती है, और बारिश भी उसी तरीके से होती है। ऐसे तीनों मौसम वो किसान आंदोलन के साथियों ने झेले, लेकिन वो अपना मोर्चा छोड़कर नहीं गए।
मोर्चे पर डट कर रहे। अब ये जो अनोखा उदाहरण है कि जिसके चलते आमतौर पर जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स के साथी है जिन्होंने नरेंद्र मोदी और आरएसएस को एक बहुत बड़े डेविल के रूप में, मतलब वो डेविल तो है ही, राक्षस तो वो है ही, लेकिन उनके ताकत को लेकर एक बहुत हमारे लोगों ने एक तरह से उनका एक अलग चित्र पेश किया है कि इनको कैसे हराएंगे, लेकिन उनको इन किसानों ने हराया और वो एक किसान विरोधी कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। उस किसान आंदोलन के कई सारे वैशिष्ट्य हैं, तो मैं बहुत संक्षेप में जो मुझे लगता है वो 3-4 वैशिष्ट्य जो है उसके वो बताऊंगा। फिर वो जो मुद्दा था किसान विरोधी कानूनों का, उसके बारे में कुछ रखूंगा और फिर अंत में संविधान को लेकर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। मेरे पास कुल मिलाकर 45 मिनट है और 45 मिनट में ये सब कुछ आपके सामने रखना है। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन हुआ, इसका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य या फिर इनको कामयाबी मिली, इसका एक कारण मुझे जो नजर आता है वो सीखने लायक है। वो कारण ये था कि अलग अलग तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने के बावजूद, अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यमों से अपनी ताकत दिखाने के बावजूद, जब संघ राज्य की सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी या किसान विरोधी कानून वापस लेने को तैयार नहीं थी, तो एक समय पे उन्होंने इस सरकार के खिलाफ, मतलब जो सत्ता में पक्ष है उस पक्ष के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधा राजनीतिक मोर्चा खोला। और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन जब आए तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में उन्होंने किसी अन्य दल के स्टेज पर ना जाते हुए, किसी अन्य दल की मदद ना लेते हुए, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले पश्चिम बंगाल में उन्होंने सभाएं ली और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराओ, इस तरीके का प्रचार उन्होंने वेस्ट बंगाल में किया। खैर वहां तो ममता बनर्जी थी, तृणमूल कांग्रेस थी और उनका अपना एक उनकी एक शक्ति भी थी वहां पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा की वजह से पश्चिम बंगाल में पराभव हुआ, लेकिन जो भी ताकत थी ममता बनर्जी की, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने जो वहां जाके सभाएं ली उसके बाद अपना एक रोल था। और फिर उसके बाद उन्होंने आने वाले उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को लेकर मोर्चा खोला। हम सब जानते हैं कि मुजफ्फरनगर जो है वहां हिंदू मुस्लिम दंगे को लेकर कितना एक घिनौना और कितने कड़वाहट भरी वातावरण हम सब ने उसका अनुभव लिया था। उसी मुजफ्फरनगर में हाल ही के दिनों में किसान महापंचायत हुई और लाखों की तादाद में किसान वहां पर आए और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का, उनको वोट न डालने का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया। और ऐसे कई किसान पंचायत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में करने का तय हुआ। अब ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे जन आंदोलन हमारे आसपास है सालों से। इनमें से कुछ जन आंदोलनों में हम भी शामिल हैं, एज अ सहयोगी शामिल है, एज अ हितचिंतक शामिल है। लेकिन दिखता ये है कि ऐसे बहुत सारे जन आंदोलन जब समय आता है तो राजनीति को लेकर एक तटस्थ भूमिका लेने का एक तरह से नाटक करते हैं या सीधी राजनीतिक भूमिका लेने के बारे में कुछ परहेज दिखाते हैं, हिचकिचाहट दिखाते हैं सीधी राजनीतिक भूमिका लेने के बारे में। उसका कारण कई बार ये भी होता है कि ये ऐसे जन आंदोलन जिसमें हम भी शरीक हो चुके हैं, ये जन आंदोलन जमीन पर वो जन आंदोलन जब अलग अलग प्रोग्राम करते हैं तो वहां पर वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मदद भी लेते हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मदद लेने के बाद उनको ऐसा लगता है कि राजनीतिक स्टैंड हमने नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक स्टैंड लेना या न लेना ये निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। मतलब वो ऑप्शन हमें है ही नहीं। राजनीतिक स्टैंड न लेने का ऑप्शन हमें है ही नहीं। हम यहाँ है और पूरी राजनीति है। अगर किसान विरोधी कानून आते हैं उसमें एक अलग तरीके की राजनीति है, किसान विरोधी कानून लाना ये भी एक राजनीति थी। तो ऐसे स्थिति में राजनीतिक स्टैंड न लेने का ऑप्शन किसी को उपलब्ध नहीं है। हाँ, आप किसी एक राजनीतिक दल का मेंबर आपको नहीं बनना है, यह ऑप्शन आपके पास है। किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार आपको नहीं करना है, यह ऑप्शन आपके पास है। लेकिन राजनीतिक स्टैंड न लेने का ऑप्शन आपके पास
नहीं है। और जब मैं ये देखता हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे जन आंदोलन में शामिल रहा हूँ, ऐसे जन आंदोलन एक मर्यादा के बाद सिकुड़ते नजर आते हैं, या एक जैसा स्टैग्नेशन आता नजर आता है, स्टैग्नेशन उसमें। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा, ये जो जन आंदोलन हुआ किसान संगठनों ने इकट्ठा आके, इनकी ये जो मुंह थी, ये जो पहल थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा निर्णायक साबित हुई। यही पहल ज्यादा निर्णायक थी कि नरेंद्र मोदी सरकार को भी ये किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़े, वरना उनके जो कार्यकर्ता है वो पिछले पूरे साल भर में इस तरीके की बात एक अहंकार के साथ कहते थे कि चाहे कुछ भी करो ये कानून वापस नहीं ले जाएंगे। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पे जो चर्चा है कि चुनाव को लेकर ये घबरा गए, चुनाव को लेकर ये घबरा गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को इस तरीके से कि हमने पेश नहीं करना चाहिए। हमने भी उसे बहुत सही राजनीतिक ढंग से हमें देखना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों का ही रोल नहीं होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो एक मतलब है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा जनता के पक्ष को भी उसमें एक रोल है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकती, तो जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकती, इसका क्या मतलब होता है कि हम वोट डालेंगे, कोई एक सरकार बनाएंगे, उस सरकार को अपने सब अधिकार दे देंगे, और वो सरकार अब जनता के हित में अगर नहीं काम करती है तो फिर अगले 5 साल बाद जो चुनाव आएगा उसमें हम वोट डालेंगे। तो संसदीय लोकतंत्र में मतदाताओं को 5 साल के बाद एक बार वोट डालना है, इतना मर्यादित रोल नहीं होता है, इतना मर्यादित रोल नहीं होता है। ये बीच वाले 5 साल में भी हम जो वोटर है उसमें अपना जनता का पक्ष प्रस्तुत करना, इसका एक रोल होता है। हालांकि ये काम विपक्ष में करना चाहिए, लेकिन विपक्ष भी अगर ये काम नहीं करता है तो फिर मैं जनता के पक्ष की बात कर रहा हूं, तीसरे पक्ष की। और संसदीय लोकतंत्र में जब जनता का पक्ष इस तरीके से आगे आएगा, इस तरीके से अपनी ताकत दिखाएगा, चुनाव पर असर करने वाली ताकत दिखाएगा, चुनाव के लेकर एक निर्णायक भूमिका लेगा, और उसे अगर सरकार रिस्पॉन्स करती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या और किसी की सरकार हो, तो मुझे ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अच्छा आविष्कार नजर आता है। नरेंद्र मोदी अपने विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी विरोधी है, लेकिन मैं उसको इस बात से इस तरीके से नहीं उसका वर्णन करूंगा कि ये चुनाव के परिणाम को लेकर भयभीत हुए और फिर उन्होंने ये काम किया। यही तो लोकतंत्र होता है ना, लोकतंत्र में जनता बात रखती है, उसे उनको कबूल करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने कबूल करने में काफी देर कर दी, 13 महीने लगा दिए, इसमें 700 से ज्यादा किसानों को शहीद होना पड़ा। ये बड़ी पीड़ादायक बात है, वेदनादायक बात है कि 700 से ज्यादा किसानों को शहीद होना पड़ा, निश्चित रूप से पीड़ादायक बात है। लेकिन फिर भी मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग अपने अपने मुद्दों को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा सुविधाओं के अधिकार को लेकर बात हो, चाहे आवास की अधिकार को लेकर बात हो, तो हम अगर इस तरीके का कोई जन आंदोलन खड़ा करते हैं तो ताकत के साथ आगे आते हुए इस तरीके का एक राजनीतिक स्टैंड सही समय पर लेना भी जरूरी होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। और वो जिम्मेदारी संयुक्त किसान मोर्चा ने बखूबी निभाई, और उसके चलते संघराज्य सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस किसान आंदोलन में और भी कई सारी मिसाल रखे, जैसे मैंने शाहीन बाग के महिलाओं का उल्लेख किया, उसी तरीके से इस आंदोलन में भी काफी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। कुछ महिलाएं मोर्चे पर थी, मतलब वो जो सिंघू बॉर्डर या वहां पर थी, तो बाकी सभी बची हुई महिलाएं गांव में रहकर इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। मैंने मेरे आर्टिकल में वो लिखा है कि जो महिलाएं गांव में थी, जो महिलाएं सिंघू बॉर्डर में नहीं आई, उन गांव में रहने वाली महिलाओं का भी इसमें बड़ा योगदान है इस आंदोलन में, क्योंकि लाखों की तादाद में जब किसान पुरुष किसान मोर्चे पे बैठे थे तब भी खेती बाड़ी चल रही थी। वैसे भी आजकल इस देश की जो खेती बाड़ी है ना, वो महिला ही चलाती है, पुरुष बहुत कम काम करते हैं। बारिश के ऊपर निर्भर जो खेती है वहां तो ज्यादातर महिला ही ज्यादा काम करती है। तो इस महिलाओं का रोल बड़ा था इस आंदोलन में, और कई सारे जो पिक्चर आते थे वहां से
महिलाएं ट्रैक्टर चलाते हुए आती है, महिलाएं जीप चलाते हुए आती है उस मोर्चे में, आंदोलन में। ये बड़ा मतलब कि 700 किसान शहीद हुए, पीड़ादायक बात है, लेकिन जो अच्छी चीजें उभर कर आती है, महिलाओं का इस तरीके से मोर्चे पे आना, महिलाओं का इस तरीके से आत्मविश्वास के साथ ट्रैक्टर चलाते हुए हम भी लड़ेंगे, इस तरीके की बात करना, मुझे लगता है कि इस देश के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और ये इस देश के पुरुषों को अब समझना है, इस देश के पुरुषों को अब कई जगह खाली करनी चाहिए महिलाओं के लिए, सिर्फ आंदोलन में नहीं, और जगह पे। खैर आंदोलन में फिर मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन महिलाओं को लेकर एक जो चित्र में देख रहा हूं, उसके 2 उदाहरण मैं जरूर पेश करना चाहूंगा। इसमें मैं किसान की आत्महत्याओं को लेकर एक बड़ा सवाल, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ है। 2014, 2015 और 2016 में विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाके में जिन किसानों ने आत्महत्या की, ऐसे किसानों के घर पर मैं गया था, कई किसानों के घर गया था, कई जगह पे मैं 2 घंटा रुका, कई जगह पे रात का मुकाम भी किया था। जिन किसान ने आत्महत्या की है ऐसे घर, तो उस समय किसान की समस्याएं क्या है और किसान या खेती को सक्षम करने के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, ये सब उससे उभरा था। उसका निवेदन भी सरकार को हमने दिया था, मोर्चा निकाल कर दिया था। मैं आज अभी वो बात नहीं कर रहा हूँ। वो 3 साल जब विदर्भ मराठवाड़ा इलाके में मैं घूमा, तो जो एक अलग दूसरा सामाजिक पहलू मेरे सामने आया, वो मुझे आपको बताया कि जिन किसानों ने आत्महत्या की, उस घर में जो भी तनाव था, चाहे कि लड़की की शादी की है, उसके लिए कर्जा निकाला है, वो कर्जा कैसे अभी उसका भुगतान करे, ये टेंशन है। हो सकता है कि लड़की को इंजीनियरिंग भेजना है, लेकिन उसको पैसा कहाँ से लाए, ये इस तरीके का कोई टेंशन है। या फिर 5-6 महीने इतनी सारी मेहनत की है और अचानक बड़ी बारिश आती है, ओले गिरते हैं, फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। उस फसल को लेकर कई सपने मन में थे कि ये फसल आने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ओले गिरते हैं, सब फसल बर्बाद हो जाती है। उसका तनाव, जो कोई भी तनाव का कारण होगा उस फैमिली में, क्या वो तनाव सिर्फ पुरुष किसान के मन में होगा? आपको क्या लगता है? ये तनाव उस घर के जो महिला किसान है, महिला किसान, ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए हमें। महिला भी किसान होती है, महिला भी खेतीबाड़ी करती है, तो महिला किसान के मन में वो टेंशन होगा कि नहीं होगा? आपको क्या लगता है, बोलिए ना। टेंशन होगा ना, तनाव होगा ना। तो आत्महत्या की महिला किसान ने नहीं की ना। किसने आत्महत्या की? पुरुष किसान ने आत्महत्या की, महिला किसान ने नहीं आत्महत्या की। बल्कि पुरुष ने आत्महत्या करने के बाद जो लड़ाई है, जीवन संघर्ष की लड़ाई, वो ज्यादा मुश्किल हुई। लेकिन वो ज्यादा मुश्किल लड़ाई भी वो उन महिलाओं ने 2 बच्चे को लेकर वो लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। हाल ही में हमने ऐसे कुछ महिलाओं को, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी, तब हम सुन रहे थे उनकी कहानियां कि वो कैसे खेतीबाड़ी कर रही है। महिलाएं लड़ रही है, अलग अलग जगह पे लड़ रही है, देखिए। लेकिन आत्महत्या करने के कई कारण होते हैं। उसका आखिरी कारण ये होता है कि हर जगह से संवाद टूटना। आर्थिक कारण कई स्वरूप के होते हैं, लेकिन आखिरी कारण ये होता है कि संवाद का टूटना। मतलब बैंक के मैनेजर के पास चला गया, उसने कोई बात नहीं सुनी, मंत्री को या एमएलए को हमारी बात सुनने के लिए समय ही नहीं है, तहसीलदार के पास चला गया तो उसने भी कोई बात नहीं सुनी। अब क्या करें? हमारे जातिगत मोर्चे निकलते, बड़े बड़े मोर्चे निकलते, लाखों की तादाद में हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में मोर्चे निकालते हैं, और वहां जब जाति के एक इकट्ठा आके मोर्चे निकलते हैं, उसी जाति के लोग गली में हमारे साथ रहते हैं, मोहल्ले में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वहां उनके साथ संवाद नहीं होता है। मैंने एक सम्मेलन में एक बात कही थी कि जो जातियां कलेक्टर ऑफिस पे संगठित होती है, वही जातियां अगर अपने मोहल्ले में भी थोड़ा संगठित हो जाए तो ज्यादा असर होगा, लेकिन वहां भी बात नहीं बनती है। तो संवाद जब टूट जाता है तो इंसान हर तरह से आशा टूटती है, तो आत्महत्या करता है। लेकिन भारत के पुरुषों को अगर ये आदत होती, अगर उनकी ये मानसिकता होती कि घर की महिलाओं को भी कोई समझ होती है, घर की महिलाएं भी कभी कभी संकट से निकलने का कोई रास्ता दिखा सकती है, घर की महिलाएं भी कोई एक राह दिखा सकती है, तो चलो 1 घंटा बैठ के जरा घर की
महिलाओं के साथ संवाद करे, इस तरीके की आदत अगर पुरुषों को होती तो निश्चित रूप से कुछ आत्महत्याएं तो कम से कम रोकी जा सकती थी। लेकिन हमारे इस देश के पुरुषों को इस तरीके की आदत है नहीं। बहुत सारे पुरुषों को, जिनको होगी वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे पुरुषों को ये आदत नहीं है कि 2 घंटा बैठे घर के महिलाओं से बात करें, बराबरी से बात करें और उनको भी जरा बताइए, टेंशन शेयर करें, वो भी कुछ रास्ता दिखा सकती है। ऐसा मुझे लगा वहाँ घूमने के बाद। और वही उदाहरण मैं देखता हूँ जब शहरी इलाके में डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ हम काम करते हैं, तो ये तो एक आम चित्र है जो आपने भी देखा होगा कि पुरुष को जब टेंशन आता है तो वो शराब पीता है, बहुत टेंशन है बोल के फिर शराब पीता है। लेकिन उसी घर की महिलाओं को हमने देखा है ये कहते हुए, जो देखा है वही बता रहा हूँ, कि उसी घर की महिला अपनी बेटी को ये कहती है कि बेटी, मैं कल तक 4 घर के बर्तन मांजने का काम करती थी, कल से मैं 5 घर के बर्तन मांजने का काम करूंगी, लेकिन तू स्कूल मत छोड़, तो शाला मत छोड़, तुम जरा पढ़ना जारी रहना चाहिए। तो महिलाएं लड़ती है, एक चित्र दिख रहा है हर जगह पे, इस आंदोलन में भी वो दिखा, और जहां महिलाओं का सहभाग बढ़ता है वहां एक आश्वासक चित्र उभरता है। तीसरा एक वैशिष्ट इस आंदोलन का जो नजर में आता है वो ये है कि पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ गेहूं और चावल की खेती ज्यादा है, लगभग वही खेती है, गेहूं और चावल की ही खेती है। और वो सभी गेहूं और चावल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, मतलब ये आंदोलन क्यों कामयाब हुआ और महाराष्ट्र के किसान इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? महाराष्ट्र में जो भी हुआ वो आदिवासी किसान शामिल हुए। महाराष्ट्र में इस आंदोलन के सपोर्ट में आदिवासी किसान बड़ी तादाद में आए थे। आदिवासियों को भी किसान हम समझते नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन आदिवासी किसान के अपने सवाल। लेकिन महाराष्ट्र का जो बाकी के किसान है वो इसमें शामिल क्यों नहीं हुए, ये समझना चाहिए। तो हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गेहूं और चावल की पैदावार होती है वो लगभग सभी पैदावार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, या जिसे हम रेशन की व्यवस्था कहते हैं, उस रेशन की व्यवस्था के लिए उसकी खरीद होती है और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे होती है। तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सबसे पहले इन कानूनों का खतरा क्यों महसूस हुआ? क्योंकि वहां लगभग सभी पैदावार मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चलते खरीद होने के कारण वहां की एक अर्थव्यवस्था चलती है, और उस अर्थव्यवस्था का फायदा फिर जिनके पास जमीन नहीं है ऐसे खेतिहर मजदूरों को भी होता है, मंडी के जो मजदूर होते हैं उनको भी होता है, जो ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है उसके चलते उस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और उसमें जो मजदूर है उनको भी होते हैं, जो आड़ते बोलते हैं जिसे मराठी में, चाहे हिंदी में भी आड़ते बोलते हैं, तो उनको भी होती है। तो ये पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी, ये पूरी इन कानूनों के चलते, जो कानून मोदी सरकार ने लाए थे, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ये खरीद बंद हो जाएगी, ये प्राइवेट हाथों में उसको सौंपा जाएगा, और ये पूरी व्यवस्था ही अगर चरमरा गई तो सिर्फ किसान नहीं बाकी के वर्ग जो है उनको भी नुकसान होगा। एक बार उनको समझ में आने के कारण एक तरीके की एक वर्गीय एकजुट इस आंदोलन में हमने देखी, एक वर्गीय एकजुट थी वहां। किसानों के साथ खेतिहर मजदूर भी उस आंदोलन में थे, किसानों के साथ जो आड़ते हैं उनका भी इस आंदोलन को सपोर्ट था। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको एक निगेटिव नैरेशन उसका तय किया था, लेकिन आड़ती भी इसमें साथ थे, बाकी के सारे लोग इसमें साथ थे। तो ये जो वर्गीय एकजुट हुई थी, इस वर्गीय एकजुट के चलते ऐसा दिखता है कि वहां जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या अन्य जो ओबीसी समुदाय है जिनके पास खेती नहीं है, ऐसे सारे लोग भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, इस आंदोलन में एक साथ आ रहे थे। और साथ ही साथ जिस मुजफ्फरनगर का उदाहरण मैंने दिया कि जहां 3-4 साल पहले हमने एक बहुत दंगा देखा, हिंदू मुस्लिम दंगा, और कई लोग मारे गए, घिनौना चित्र हमें देखा, वहां मुजफ्फरनगर में जो किसान पंचायत हुई, वहां हिंदू मुसलमान सब एक साथ थे। खैर, ये वर्गीय एकजुट उसकी ताकत थी, लेकिन जाति प्रथा एक अलग सवाल है और उस जाति प्रथा का शोषण एक अलग सवाल है। मैं इतना बड़ा वाक्य नहीं, मतलब सेंटेंस नहीं करूंगा कि ये जाति एकजुट हुई है और अभी जाति के सवाल को एक तरह से हल हो जाएगा, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और उसमें बड़ा शोषण भी है, तो उसको लेकर तो हमें कई साल और काम करना पड़ेगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात इस आंदोलन में
हमें नजर आई, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भी वो एकता हमें दिखेगी और इसका एक अच्छा परिणाम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व का ये वैशिष्ट्य है कि उन्होंने इस तरीके से सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। चौथा मुद्दा, आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जब हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके एक बहुत ही गलत नैरेशन सेट किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को स्थगित किया था। जहां तक संविधान की मेरी समझ है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, विधायिका जो कानून बनाती है, उसे सुप्रीम कोर्ट या तो निरस्त कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है। उसे स्थगित कैसे कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? लेकिन उन्होंने स्थगित किया और फिर एक कमेटी का ऐलान किया और वो कमेटी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति पंजाब में से थे, पंजाब के किसान संगठन के वो व्यक्ति थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनका चयन किया था कि इस कमेटी में आप आ जाओ, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने, उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित उस कमेटी में जाने को नकार दिया। मैं नहीं जाऊंगा उस कमेटी में, ऐसे बोला। उसमें महाराष्ट्र में भी एक व्यक्ति है अनिल घनवट नाम के, बाकी के लोग तो बड़े उत्साह के साथ उस कमेटी में चले गए। अभी उस कमेटी का क्या होगा ये भी एक अलग बात है। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित की हुई कमेटी है, उसका क्या होगा? तो जैसे ये न्यूज आई थी कि ये कानून वापस लिए जाने वाले हैं, तो महाराष्ट्र के उस कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में क्या कि अरे हमारा जो रपट है वो कम से कम घोषित तो करो। अब वो रपट भी नहीं आएगी, शायद वो कमेटी ऐसे चल जाए। मेरा मुद्दा अलग है। मेरा मुद्दा यह है कि पंजाब के उस नेता को जिनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने उनका चयन किया था कमेटी के लिए, वो तुरंत उन्होंने नकार क्यों दिया? क्योंकि पंजाब का पूरा माहौल, सांस्कृतिक तौर पर जो माहौल था, वो इस आंदोलन के पक्ष में था। कोई आंदोलन सांस्कृतिक लेवल पे जब जाता है ना, मतलब किसी समाज के खिलाड़ी, साहित्यिक, चित्रपट अभिनेता, ये सब लोग जब किसी एक मुद्दे को उठाते हैं, तो कम से कम पंजाब में, ये चित्र हरियाणा में शायद नहीं था, लेकिन पंजाब में पूरा ये आंदोलन सांस्कृतिक लेवल पे चला गया था और एक पंजाबी अस्मिता का विषय बन गया था। और वही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सालों से जो एक गठबंधन के साथी थे अकाली दल, और गठबंधन में आमतौर पे क्या होता है कि जो सत्ता की भागीदारी होती है, वो भागीदारी में अगर तनाव आ जाता है तो गठबंधन टूटता है कि हमें इतने मंत्री पद चाहिए, हमें इतनी सीट चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो गठबंधन टूटता है। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के गठबंधन में इस तरीके के सत्ता वाटप का कोई तनाव नहीं था, बल्कि वहां तो अकाली दल ही बड़ा पार्टनर है, तो ऐसा तनाव नहीं था। लेकिन अकाली दल ने भी ये देखा कि पंजाब में किस तरीके से सभी वर्गों के लोग, सभी हिंदू मुसलमान लोग और सभी सांस्कृतिक लेवल पे ये आंदोलन आज असर दिखाने लगा है। तो इतनी बड़ी उनकी जो गठबंधन का इतिहास था, तो अकाली दल ने भी तुरंत उस गठबंधन से हटना तय किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि आंदोलन क्या करना। तो ये जो चीजें है ना, किसी भी आंदोलन से हमें सीखना चाहिए कि ये ऐसे ही कोई आंदोलन कामयाब नहीं होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसको आरएसएस का सपोर्ट है, वो कितने षड्यंत्रकारी है हम सब जानते हैं, और हम भी कई बार कहते हैं कि इनको परास्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसी सरकार को अपने कानून वापस लेना पड़ा, तो उसके पीछे इतने सारे वैशिष्ट्यों से भरा हुआ ये आंदोलन, उसका नेतृत्व। और उसमें सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो वो ये है कि आंदोलन की जो कोर कमेटी थी, उस कोर कमेटी का जो आपस में मेलजोल था। आमतौर पे किसी भी आंदोलन में तुरंत जो हम ईगो का प्रदर्शन देखते हैं, किसी वैयक्तिक कारणों से लोग आगे पीछे हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। उसमें मेरे दो मित्र हैं, योगेंद्र यादव, आप सब जानते हैं कि योगेंद्र यादव ने कुछ चीज की वो सही नहीं थी, ऐसा उनको लगा, तो योगेंद्र यादव को भी 1 महीने के लिए सजा दी गई थी कि आप अभी कोर कमेटी की मीटिंग में आप नहीं आओगे और आंदोलन का प्रतिनिधित्व नहीं करोगे स्टेज पे। और योगेंद्र का भी ये बड़प्पन है कि उन्होंने वो कबूल किया था कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इस तरीके की सजा दी गई, फिर भी मैं से ये आंदोलन कामयाब हुआ। वो कानून वापस लिए गए और जो सबसे बड़ी मांग है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर जो कानून चाहिए, उसके लिए एक कमेटी बनी है, उस पर ध्यान देना होगा। इस भूल में मत रहिए कि ये सरकार किसानों की मांग को अपने दिल से चाह रही है, क्योंकि ये पूरी राजनीति है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति हम पर थोपी गई है, उससे हटना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे ये पूरे कानून पूरे विश्व भर में जो
पूंजी है आज, हाँ, पूंजीवाद जो है, वो जो पूंजी है, उस पूंजी के जो खेल चल रहे हैं पूरे विश्व में, उसका ही एक नजरिया था ये कानून भी। क्योंकि आने वाले दिनों में खेती एक बहुत बड़ा एसेट, बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस है, और उस खेती पर इन पूंजीवादियों को अपना कब्जा चाहिए अलग अलग तरीके से, और इन सब पूंजीवादियों को खेती पर, खेती के उत्पादों पर अपना शिकंजा वो किस तरीके से वो कसते हैं, उसको मदद करने के लिए कानून थे। तो इन कानूनों का अपना आग्रह ये सरकार ऐसे ही छोड़ देगी, ये मानना भी सही नहीं होगा। चुनाव के बाद हो सकता है कि अलग रूप में ये कानून आ जाएंगे, लेकिन हमें किसानों की ताकत उसके खिलाफ फिर से खड़ी करनी पड़ेगी, अलग रूप में हमें भी वो ताकत खड़ी करनी पड़ेगी, ताकि सरकार की ये जो मंशा है कि पूंजीपतियों के हाथ में पूरी खेती चली जाए, ये मंशा को हम तोड़ दें। इसके लिए हमें भी आगे चलकर अलग रूप में, वो अलग रूप में कानून लाएंगे तो हमें भी अलग रूप में संगठित होना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ये बहुत संक्षेप में वो कानून क्या थे, और फिर वो कानून क्या थे अगर संक्षेप में हमने समझ लिया, तो फिर हमारे खेती के सामने जो सवाल है वो इन कानूनों को वापस लेने के बाद भी खेती के सवाल समाप्त नहीं हुए। ध्यान में रखिए आखिरी बात कि इन कानूनों को वापस लेने के बाद भी खेती के और किसानों के सवाल समाप्त नहीं हुए। ये कानून क्या कर रहे थे कि किसान पिछले कुछ सालों से सरकार की तरफ जो जो मांगे उठा रहे थे। बहुत ही संक्षेप में एक कानून का जो चित्र मुझे नजर आता है वो ये कि पिछले कई सालों से किसान अपनी मांगों के लिए, अपनी जो जो मांगे सरकार के तरफ रखते थे, ऐसी सभी मांगों के लिए सरकार ने किसानों को पूंजीपतियों के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, आपके उत्पाद के लिए दाम चाहिए, चलो कृषि जो मंडी है उसको समाप्त कर दें। हालांकि कानून में ऐसा नहीं कहा था, लेकिन वो उसका परिणाम होने वाला था कि मंडी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये जो पूंजीपति है वो मार्केट में आएंगे, वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे, वो स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे, और वो आपको दाम देंगे। प्राइवेट मार्केट में चले जाओ आप। मतलब हम किसान सरकार की तरफ मांग रख रहे थे कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, सरकार हमें पूंजीपतियों के दरवाजे पे खड़ा कर रही थी इस कानूनों के चलते। दूसरी, आज भारतीय खेती की जरूरत है कि बड़ी मात्रा में यहाँ लागत की जरूरी है, मतलब पूंजी की लागत की जरूरी है। खेती के लिए पानी जरूरी है। हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र में जो स्थापित सिंचाई की क्षमता है वो 19 या 20% है, सिर्फ 19-20% है। मतलब जिसको एक हम बोले कि एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी, एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी 19 या 20% खेती के लिए है। बाकी महाराष्ट्र की 80% खेती जो है वो बारिश के पानी पे निर्भर है। अब इस खेती को पानी की जरूरत है, और पानी की व्यवस्था करने के लिए लागत की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। जो महाराष्ट्र के किसान है जो काम करते हैं उनको पता होगा कि सिर्फ 8 घंटे खेती के लिए बिजली मिलती है, और वो 8 घंटे भी जिस दिन रात के समय मिलती है उसी समय खेती को पानी दिया जा सकता है। दिन में अगर वो 8 घंटे मिले तो वोल्टेज इतना कम होता है कि पंप चलते नहीं है, इलेक्ट्रिक पंप उसे के चलते नहीं। रात को इधर मेरे कई रिलेटिव्स, मेरा भाई खेती करता है, मेरा भांजा खेती करता है, और उनसे जब मैं मालूमात लेता हूँ तो रात के समय वो इलेक्ट्रिक पंप एक तरफ है, खेती दूसरी तरफ है, 4-5 किलोमीटर वहां जाके रुकना पड़ता है। वहां भी अगर वोल्टेज कम हुआ और इलेक्ट्रिक पंप बंद हो गया तो वहां से फिर इधर आना पड़ता है, और इसमें बाप बेटे के बीच झगड़े हो जाते हैं कि तुम जाओ, वरना जाते नहीं है। अब दिन में मिला तो वोल्टेज नहीं, तो बिजली की पर्याप्त व्यवस्था करनी है, पूंजी चाहिए, स्टोरेज की व्यवस्था चाहिए। क्योंकि हमारा एक आकलन ये है कि भारत में जितनी भी खेती का उत्पाद है उसमें से लगभग 40% उत्पाद ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में उसका नुकसान हो जाता है। स्टोरेज के समय और ट्रांसपोर्ट के समय नुकसान हो जाता है, तो ट्रांसपोर्ट के और स्टोरेज की व्यवस्था खड़ी करनी है तो पूंजी की जरूरत है। प्रक्रिया उद्योग जो वैल्यू एडिशन करता है, किसान जब प्राइमरी प्रोड्यूस बेचता है तो उसे कीमत नहीं मिलती है, लेकिन उसी प्राइमरी प्रोड्यूस पे थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग किया और प्रोसेस माल को अगर हम बेचे तो उसे कीमत है। तो ये प्रोसेसिंग की जो एक प्रोसेस है, इंडस्ट्री है,
वो किसान के हाथ में रहनी चाहिए, तो पैसे की जरूरत है। और किसान कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि बजट में हमारा हिस्सा हमें मिले। मुझे याद है कि 10 साल पहले हमने एक आंदोलन चलाया था कि जिस तरीके से रेलवे का अलग बजट होता है, उसी तरीके से खेती का भी एक अलग बजट हो। खैर अब रेलवे का भी अलग बजट नहीं है, लेकिन उस समय हमने मांग की थी कि खेती का एक अलग बजट हो। तो खेती के विकास के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की सुविधाओं के लिए जो लागत चाहिए, जो पूंजी चाहिए, वो पहले तो हमें वो बजट से हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, अर्थसंकल्प से हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए। फिर भी उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, निश्चित रूप से। मेरा जैसा कार्यकर्ता मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां नहीं आनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन ये जो कानून था संघ राज्य सरकार ने बनाया हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया हुआ, उस कानून में जो लागत प्राइवेट पूंजीपति करेंगे, उस लागत के दरमियान जो व्यवहार था, वो व्यवहार बहुत ही विषम था। मतलब उसमें किसान को कोई आवाज ही नहीं थी। तो इस तरीके की जरूरत है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन जमीन जो है वो किसान के पास ही रहेगी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपना एक जो नॉर्मल बैंक रेस जो है उसमें पड़ता हुआ उन्हें मिले, उससे ज्यादा वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के चलते किसान की जमीन ही हड़पने का कोई उनके पास अवसर ना रहे। इस तरीके के कोई कानून बनने की जरूरत है। जो बात मैंने कही थी आप समझ में आया होगा आपके कि कानून तो निरस्त हो गए, लेकिन खेती की जरूरतें अभी भी है। इन कारणों से खेती की जरूरतें अभी भी है। वो वहां पैसा आना जरूरी है, वहां इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसका बड़ा हिस्सा बजट से आना चाहिए। ऐसे में बात कर रहा हूं, ये आना जरूरी है, और उसके लिए सही कानून बनना जरूरी है। तो ये सही कानून कब बनेंगे मुझे पता नहीं, उसके लिए हमें अपनी ताकत खड़ी करनी पड़ेगी। तीसरा जो मुद्दा था उसमें कि सरकार का ये कहना था कि भारत की खेती टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है, और इसलिए यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टर जो है उनको आने दो, ताकि किसानों से जमीन लेके वो सारे टुकड़े को जोड़कर एक बड़ा क्षेत्र बनाएंगे, और बड़ा क्षेत्र जब बन जाता है तब तो वहाँ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी चलाना आसान हो जाता है, और इन्वेस्ट करना भी फायदेमंद होता है। इसलिए बड़ा क्षेत्र बनना चाहिए। तो हमें इस सारे आह्वानों का मुकाबला करना होगा। सरकार का ये कहना है कि टुकड़ों टुकड़ों में खेती फायदेमंद नहीं होती है, बड़ा क्षेत्र बनना है, और बड़ा क्षेत्र अगर बनना है तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही आके बनाएंगे। तो हमें इस चैलेंज का मुकाबला करना पड़ेगा एक अलग किस्म के सामूहिक खेती का नजारा पैदा करके। जो सामूहिक खेती एक साथ बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं आज तक दिखा है मुझे, लेकिन फिर भी जो इनपुट्स है, जिसे मराठी में निविष्ठा कहते हैं, कि अलग अलग खाद है, बीज है, कीटनाशक है, उसकी खरीद अगर 100 किसान एक साथ मिलकर करेंगे तो फायदेमंद होगा सभी किसानों को। और फिर जो उत्पाद है कि खेत का, उसे बेचने का काम भी सब साथ में करें तो ज्यादा फायदा मिल सकता है, बार्गेनिंग पावर बढ़ने के कारण। प्रोसेसिंग एक साथ आके करें, तो इन सारी चीजों के लिए किसानों को एक साथ आके एक अलग किस्म के सामूहिक खेती का नजारा पेश करना होगा, और उसके लिए कई प्रयोग करने होंगे। यहाँ जो किसानों के बेटे हैं, उन बेटियां हैं, किसान की बेटियां बेटे, सबको मेरा ये आह्वान है कि हमें इस तरीके के नए किस्म के सामूहिक खेती के प्रयोग आने वाले दिनों में करने होंगे। क्योंकि जो सरकार के सामने हमें रखना है कि चलो टुकड़ों टुकड़ों की खेती फायदेमंद नहीं है, उसमें सिर्फ कोई लागत नहीं लगाता है, तो इसके लिए सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को आना जरूरी नहीं है, एक अलग तरीके से हो सकता है। तो उसके उदाहरण जब हम पेश करेंगे तभी ये होगा। ये कोई एकेडमिक बात नहीं है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता कहे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। उसके कई प्रैक्टिकल उदाहरण करके हमें कहना होगा, वरना ये कानून अलग रूप में फिर से आ सकते हैं। तीसरा जो कानून था वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर था, कि सरकार का ये कहना था कि हम किसान को बाजार स्वातंत्र दे रहे हैं, कि किसान अपना माल कहीं भी बेचे, किसान अपना माल सिर्फ मंडी में क्यों बेचे, कृषि उत्पन्न बाजार समिति ही सिर्फ वहां सिर्फ क्यों बेचे, उसके पास कई ऑप्शन होने चाहिए, और जब उसके पास ऑप्शन होंगे तो उसे बाजार स्वातंत्र मिलेगा, और वो कहीं भी अपना माल बेच पाएगा, उसे ज्यादा ये मिलेगा। ये सही नहीं था, ये सही नहीं था। इसका एक उदाहरण तो हम ही पेश कर सकते हैं कि जो है व्यवस्था, उस व्यवस्था में भी
सोयाबीन को जिस समय 10-12 हजार प्रति क्विंटल दाम मिल रहे थे किसान को, प्राइवेट मार्केट में मिल रहे थे, तो सरकार को क्या जरूरत थी बीच में आने की? सरकार आ गई ना बीच में। ये इस कानूनों के चलते सरकार क्या कर रही थी कि हम किसान को बाजार स्वातंत्र देना चाहते हैं। आप बाजार स्वातंत्र देना चाहते हैं और किसान को सोयाबीन के लिए दाम मिल रहा है, तो फिर आप क्यों बीच में आ गए? क्यों आपने सोयाबीन का आयात किया? क्यों आपने उस पर की ड्यूटी हटा दी? कैसे 10,000 से एकदम 4,000 तक दाम आ गए सोयाबीन के? क्यों आपने हस्तक्षेप किया? आप तो बाजार स्वातंत्र देना चाहते थे ना। तो ये बाजार स्वातंत्र देने की बात नहीं थी, ये सरकार की मतलब सरकार झूठ बोल रही थी। ये बाजार स्वातंत्र देने की बात बिल्कुल नहीं थी। इस पर कैसे सोचना चाहिए? देखिए, मेरा नजरिया जो आम आंदोलनकारी है, मतलब महाराष्ट्र के आम आंदोलनकारी है, उनसे मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। इस क्षेत्र में भी मतलब किसान को सही दाम मिले, इस क्षेत्र में भी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, जो प्राइवेट जिसे हम आड़ते कहते हैं, जिसे हम व्यापारी कहते हैं, उनकी जरूरत है। सब जितनी भी पैदावार होगी, सब पैदावार सरकार खरीदी करे और वो भी सही दाम पे खरीदी करे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। इस तरीके की मांग नहीं है, वो हो भी नहीं सकता है। सभी पैदावार सरकार खरीदी करे, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए जो पैसा चाहिए वो है नहीं सरकार के पास। लेकिन कंसेप्ट क्या है? महाराष्ट्र की जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, उसका जो कानून है, वो कानून क्या करता है? वो कानून ये कहता है कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति में प्राइवेट व्यापारी रहेंगे, प्राइवेट आड़ते रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, लेकिन मार्केट प्राइस जो है किसी भी उपज की, मान लीजिए सोयाबीन है, तूर है, उड़ीद है, उसकी मार्केट प्राइस अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे चली जाती है, तो उस समय कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने हस्तक्षेप करना है और खरीद करना शुरू करना है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति को सभी माल खरीद करने की जरूरत नहीं है, सभी माल खरीद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ जिस दिन मार्केट प्राइस नीचे आ जाएगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, उस दिन हस्तक्षेप करके खरीद करना है। और जैसे ही, मैं कहता हूं ऐसे उदाहरण देखे हमने कि जैसे ही सुबह कृषि उत्पन्न बाजार समिति की मतलब वो पणन मंत्रालय होता है, वो पणन मंत्रालय खरीद करना शुरू करते हैं, तुरंत दोपहर तक उस उपज के दाम जो है वो दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर चले जाते हैं। तो कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने सिर्फ हस्तक्षेप करना है। और यहाँ जो महाराष्ट्र के साथी है, उनको मुझे ये कहना है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों दलों ने किसान आंदोलन को सपोर्ट किया है, अच्छी बात है, सपोर्ट किया है, अच्छी बात है। लेकिन महाराष्ट्र में जो चीजें महाराष्ट्र सरकार के हाथ में है, वहां भी वो किसान को मदद नहीं कर रहे थे। कृषि उत्पन्न बाजार समिति जिस तरीके से उसका सकारात्मक हस्तक्षेप जरूरी है, जैसे ही मार्केट प्राइस नीचे जाएगी, जो जरूरी है वो महाराष्ट्र सरकार के हाथ में है वो बात, लेकिन महाराष्ट्र सरकार वो नहीं करती है। एक उदाहरण दे दूंगा बस, उससे आप समझ जाएंगे। 2019 में मकई का जो प्रोडक्शन था, वो मकई का प्रोडक्शन तेलंगाना, जो नया स्टेट है तेलंगाना में उस समय मकई का मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी 1800 रुपए, और महाराष्ट्र में मकई का जो मार्केट प्राइस मिल रही थी किसानों को प्राइवेट व्यापारियों से, वो 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए, इस तरह 1200 से ज्यादा नहीं थी। लेकिन जिनको 1200 से खरीद हुई उनको भी 600 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान हुआ, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी 1800 रुपीज। उन्हीं दिनों तेलंगाना सरकार ने 1800 रुपए से, मैं जब कहता हूँ उसी तरीके से हस्तक्षेप करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मकई का खरीद करना शुरू कर दिया। तो तेलंगाना के किसानों को 1800 रुपए से दाम मिला मकई पर क्विंटल 600 रुपए। कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा महाराष्ट्र के किसानों का, आप देखिए। महाराष्ट्र की सरकार का, महाराष्ट्र बहुत पुराना स्टेट है, महाराष्ट्र की सरकार के पास कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जो सेस वसूल किया जाता है अलग अलग किस्म का, उसका बहुत बड़ा पैसा सरकार के पास है। तेलंगाना तो नया स्टेट है, लेकिन फिर भी तेलंगाना ने जो किया वो महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया। तो ये तरीके से होना चाहिए। मेरा समय कम है, इसलिए मैं संविधान और संविधान में बनाए कानून गरीब के पक्ष में है, इसलिए गरीब खुश है, और उन कानूनों पर अमल नहीं होता है, इसलिए अमीर भी खुश है।
तो संविधान सिर्फ अस्मिता से या गौरव से देखने वाली बात नहीं है। संविधान आज भी एक सपना है, संविधान हकीकत नहीं है, संविधान एक सपना है। संविधान ने दिए हुए कई सारे क्रांतिकारी अधिकार संविधान के पन्नों पर आज भी निर्गुण निराकार रूप में पड़े हुए हैं। उन्हें सगुण साकार रूप में इस देश की जो बस्तियां हैं, जो पाड़े हैं, जो तांडे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां तक उन अधिकारों को सगुण साकार रूप में ले जाने के लिए बहुत बड़ी जंग हमें लड़ने की जरूरत है। ओके, 2-3 विधान में इसमें करूंगा। ये जो अभी कानूनों की बात चल रही थी उसको लेकर भी, ये कानून जिस तरीके से बने ये भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था। कानून बनाने की प्रक्रिया इस देश में, वो प्रक्रिया फॉलो की जा रही थी 70 साल, उसकी कमेटियां होती है। ऐसा है कि मान लीजिए कि किसी कानून का हमारा विरोध नहीं है, हमारा उस कानून को सपोर्ट है, सपोर्ट होने के बावजूद भी एक कानून आप बना रहे हो जो देश के भविष्य पे असर डालेगा, तो ऐसा कानून बनाते समय जिनका सपोर्ट है ऐसे लोगों में भी अगर उसका विचार विमर्श हो जाए तो वो कानून और अच्छा होने की संभावना रहती है। लेकिन आजकल एक नया तरीका आया है इस नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में कि सुबह विधेयक रखो, दोपहर तक उसका कानून बना दिया, कोई चर्चा की जरूरत नहीं। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक तरीका नहीं है कानून बनाने का। तो ऐसे कई मुद्दे हैं इसको लेकर, लेकिन हमें सोचना यह है कि सिर्फ 2 मुद्दे रखूंगा, समय कम है इसलिए, कि मैंने जो कहा कि कानूनों पर अमल नहीं होता है इसलिए रईस भी खुश है, तो इस पर क्या करें। तो कई बार संविधान को लेकर मेरे मन में कोई पेच निर्माण हो जाता है, तो मैं संविधान सभा में बाबा साहब ने क्या कहा ये देखना चाहता हूँ। और संविधान सभा में बाबा साहब ने एक जगह बहुत बड़ी बात कही, और वो ये थी कि जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फंडामेंटल राइट की एक लंबी बहस संविधान सभा में हुई, मतभेद भी हुए, लेकिन अंततः सहमति बनी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये फंडामेंटल राइट्स भारतीय नागरिकों को मिलेंगे। सहमति बनी। तो सहमति बनने के बाद बाबा साहब उठे और बाबा साहब बोले कि इतनी बड़ी लंबी बहस के बाद भारत के नागरिकों को कौन से फंडामेंटल राइट रहेंगे, इस बात पर हमारी सहमति बनी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये राइट्स, ये अधिकार भारतीय नागरिकों को असल में मिलेंगे क्या? किसने सवाल पैदा किया है? खुद बाबा साहब ने सवाल पैदा किया। और फिर जवाब भी उन्होंने दिया, और उनका जवाब ये था कि नॉट ओनली पार्लियामेंट, नॉट ओनली जुडिशियरी, नॉट ओनली एनी सिंगल लॉ कैन गारंटी दिस फंडामेंटल राइट टू द सिटीजंस, बट द कॉमन कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी विल गारंटी दिस फंडामेंटल राइट टू द सिटीजंस। मतलब उन्होंने ये कहा कि सिर्फ पार्लियामेंट के भरोसे, सिर्फ न्यायालय के भरोसे, सिर्फ किसी एक कानून के भरोसे नागरिकों को ये अधिकार नहीं मिलने वाले। जब तक लोगों का सामूहिक सत्सद विवेक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पीछे खड़ा नहीं रहता, संवैधानिक नैतिकता के पीछे भारतीय नागरिकों का सामूहिक सत्सद विवेक जब तक खड़ा नहीं रहता, तब तक ये अधिकार लोगों को नहीं मिलेंगे। अब जब हम ये देखते हैं कि इस देश में पहलू खान मारा गया, अखलाक मारा गया, क्या इस देश का कानून पहलू खान के पक्ष में नहीं था? क्या इस देश का संविधान पहलू खान के पक्ष में नहीं था? संविधान पहलू खान के पक्ष में है, संविधान कानून पहलू खान के पक्ष में है, लेकिन उसे जिन्होंने मारा वो और उनकी मारने की कृति सही है ऐसा मानने वाले जो बड़ा समुदाय है, उनका सामूहिक सत्सद विवेक पहलू खान के जिंदा रहने के अधिकार के पक्ष में नहीं है। या फिर मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि अहमदनगर जिले में खरड़ा नाम का एक गाँव है, वहाँ नितिन आगे नाम का एक लड़का जिसने सवर्ण लड़की पे प्यार किया, ऐसा एक अफवाह थी। उस अफवाह के चलते उसे मारा गया, गांव में मारा गया, सबके सामने मारा गया। लेकिन न्यायालय में जब केस चली तो सबने बोला कि हमने कुछ देखा नहीं। वो जो नितिन आगे नाम का लड़का है, क्या इस देश का संविधान और इस देश के कानून नितिन आगे के पक्ष में नहीं है उसके पक्ष में। लेकिन पूरा गांव जिसने मारते हुए देखा, उस गांव का सामूहिक सत्सद विवेक आज भी नितिन आगे के पक्ष में नहीं है कि सामने आकर कहे कि उसको मारा गया। तो बाबा साहब ने जो जवाब दिया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर, संवैधानिक नैतिकता को लेकर एक बड़ा अभियान इस देश में चलाने की जरूरत है ताकि लोग इस संविधान का महत्व समझें। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि
संविधान आने से पहले यहाँ क्या था वो बार बार इस देश में दोहराना चाहिए, तभी संविधान ने क्या किया ये समझ में आएगा। मैं 2 मिनट में मेरी आखिरी बात रखना चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट। जिस संविधान को हम इतनी आत्मीयता से संविधान की बात करते हैं, उस संविधान की नफरत करने वाले भी लोग इस देश में हैं। 4 साल पहले सब दिल्ली में कुछ लोगों ने संविधान की प्रास्ताविका और बाबा साहब का फोटो जलाया, जिसका वीडियो जंतर मंतर पे उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और पूरे देश भर में भेज दिया। क्यों उनको ऐसा लगता है कि संविधान जलाना चाहिए? क्यों लगता है उनको ऐसा? सोशल मीडिया पे जिस तरीके से विरोधियों की हम लोग भी खिल्ली उड़ाते हैं ना, उपहास करते हैं, तो विरोधियों की उनका उपहास करके जवाब नहीं मिलेगा, काउंटर आर्गुमेंट करने पड़ेंगे। क्यों उनको जलाना, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि संविधान जलाना चाहिए? या फिर उसी का एक उदाहरण कि क्यों कंगना रनावत को ये लगता है कि 1947 में आजादी नहीं मिली, आजादी 2014 में मिली, क्यों उनको ऐसा लगता है? वो भी कोई बेजवाबदार नहीं है। ध्यान में रखिए, हम लोगों ने ऐसा किया कि क्या है, वो कुछ भी बकती है, वो कुछ भी नहीं बकती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, समझ लीजिए। बहुत ही जिम्मेदार विधान है वो उनकी तरफ से, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है उसके पीछे। तो क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये संविधान जलाया जाना चाहिए? ये मेरा आखिरी मुद्दा है, वो खत्म करके मैं बात समाप्त करूं। हमें ये समझना चाहिए कि आज के नौजवानों को ये समझाना पड़ेगा कि आज आप जिन अधिकारों की बात हर दिन उठकर करते हैं, ये सभी अधिकार आपको 1950 के पहले नहीं थे। 1950 के पहले वाली जो व्यवस्था थी वो मुट्ठी भर लोगों को विशेष अधिकार देने वाली व्यवस्था थी। सावित्रीबाई ने जब महिलाओं के लिए स्कूल खोली तो लोग क्या कह रहे थे कि धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को पढ़ाना पाप है, आप पाप करने जा रही है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। संविधान नहीं था उस समय, धर्म का कानून था। तो बहुत संक्षेप में कहना है मुझे, 1950 के पहले वोट डालने का अधिकार सबको नहीं था, शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था, मानवता धारण करने का अधिकार सबको नहीं था, जातिगत व्यवसाय को बदलने का अधिकार सबको नहीं था। सारे अधिकार मुट्ठी भर लोगों को तो। संविधान ने क्या किया है? संविधान ने यह किया कि मुट्ठी भर लोगों के विशेष अधिकारों को निरस्त किया और सब लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया। सब लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया, ये हमारे लिए अभिमान की बात है। लेकिन वो लोग जिसमें संस्थानिक भी थे, वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि 1950 के पहले हम कुछ विशेष थे, 1950 के पहले हम आम नहीं थे, हम कुछ विशेष थे, ये संविधान कारण है उसका कि संविधान ने हमारा वो स्टेटस, हमारे मुट्ठी भर लोगों को जो विशेष अधिकार थे उसको निरस्त किया संविधान ने। उनकी समझ में ये बात आई है। लेकिन इस संविधान ने एक बड़े समुदाय को, जिनको एक इंसान के नाते सम्मान से जीने का अधिकार भी नहीं था, सम्मान से जीने का अधिकार हम सब लोगों को पहली बार सिर्फ संविधान के चलते मिला। हम लोगों ने संविधान को समझा नहीं। तो कंगना रनावत के कहने का मतलब यह है, वो झूठ नहीं कह रही है उसके हिसाब से, उसके कहने का मतलब यह है कि 1950 के संविधान के आने से हमारे जो विशेष अधिकार निरस्त हुए, वो विशेष अधिकार मुट्ठी भर लोगों को वापस मिलने का एक अवसर हमें नजर आता है 2014 के सत्ता परिवर्तन में। ये मतलब है कंगना के कहने से। ध्यान रखिए कि जो हमारे विशेष अधिकार निरस्त हुए थे 1950 में, वो सब हमें वापस मिलेंगे, क्योंकि 2014 में हमारे लोग सत्ता में आए हैं। ये इसके लिए वो ये कह रही है कि 2014 में हमें आजादी मिली। उसका कहना उसकी जगह पे ठीक है। मेरा मुद्दा है कि हमारा क्या है। हम ये सोचेंगे कि नहीं कि हमें सम्मान से जीने का अधिकार सिर्फ 1950 के संविधान के कारण मिला, तो उस संविधान को हम समझें, उस संविधान को पढ़ें और उस संविधान को हकीकत बनाने के लिए काम करें। वो आज भी एक सपना है, उसे हकीकत, उसे वास्तविकता बनाने के लिए काम करें, अलग अलग तरीके से काम करें। इस नजरिए से संविधान की तरफ हमें देखना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सेवा दल के कार्य आदरणीय कपिल पाटिल सर, दिग्विजय वैद्य सर, पदाधिकारी प्रमुख
भूतपूर्व विश्वस्तों ने, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आदरणीय सुभाष वारे जी ने संविधान का महत्व, वास्तव में जो कुछ हो रहा है और जिसके बारे में ये सभागृह चिंतित है, उसका महत्व बहुत आसानी से आपके सामने रखा है। और मुझे बहुत फक्र है, डॉक्टर गणेश देवी, बाबा आड़व, कपिल पाटिल, सब लोगों ने 6 महीने पहले इसी संविधान को लेके, संविधान मन मन में, संविधान घर घर में, संविधान चौराहे पे, संविधान गली में लेके जाने का तैयारी भी शुरू की है। ये दोनों एक जगह आए हुए हैं। आज के व्याख्याता ने संविधान का महत्व इतना विस्तार से, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर गणेश देवी जी ने वारे जी का जो विषय था उसको बदलकर 1 साल से भी ज़्यादा चलने वाला और 7 से लोगों का शहीद होने के बाद भी जो आंदोलन जारी था वो कितना संविधान पर आधारित था, संविधान का महत्व बढ़ाने वाला था। और जो भी मोदी सरकार ने उसको वापस लिया है, मतलब संविधान की कैसी जीत अलग तरीके से हो सकती है। धन्यवाद वारे सर जी। मैं